हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम लोग। 100 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था हमने। 68वीं बीपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, सीरियस होके देखिए सीरियस होइएगा तभी जाके आप चीज़ों को समझिएगा और उस तरह से तैयारी आपकी होगी। 70 दिन एग्ज़ाम को है शायद। ठीक है, प्री के लिए अभी जो है फॉर्म भरा रहा है, आप लोगों ने नहीं भरा है तो भर देंगे। ठीक है, समझ गए, अच्छे से भरिएगा। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग फुल एकदम इंटेंस के साथ करेंगे। ठीक है, प्री की तैयारी हो रही है और जो भी आपका छूटा हुआ है, अगर आपने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अगर आप तैयारी अभी शुरू की हैं तो आप समझिए कि आपका ये एकदम इंटेंस सिटी के साथ जो है पूरा तैयारी एकदम मजबूती से होगा। ठीक है, भरोसा रखिए, हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरा फॉलो किया, ठीक है, इस चैनल को मेरे साथ पूरी जर्नी में रहें, तो आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, बीपीएससी के प्री में एकदम इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अच्छा नंबर, आप अच्छा स्कोर ज़रूर करेंगे। बाकी दरोगा का भी फॉर्म आने वाला है, उसके लिए भी आपको ये काम आ जाएगा डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा डीपली डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। ठीक, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन तीनों में से कौन सा कथन एक से ज़्यादा या फिर कोई भी नहीं? तो आंसर होगा डी। ठीक है, एक से ज़्यादा, ये तीनों बात सही है। ठीक, अब क्यों सही है? तो गन्ना जो है वो कटने के बाद क्या होता है, उसका वजन तेज़ी से घटता है। क्यों? क्योंकि उसका रस सूखने लगता है। ठीक है, इसीलिए यह वजन कम करने वाला यानी वेट लूजिंग उद्योग है। ठीक, दूसरा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय के डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? यही बात पूछ रहा है। तो क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, यानी मैंगो शावर्स। ठीक, तो अप्रैल से मई के महीने में मानसून आने से ठीक पहले जो तेज बौछार पड़ती है उन्हें केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर्स यानी आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह वर्षा आम की फसल को जल्दी पकाने में बहुत मदद करती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। इसके अलावा थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। बंगाल में इसको काल वैसाखी कहते हैं और असम में जो है बोरदोई छीला कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ठीक है, तो देखिए किसके द्वारा होता है, ये होता है सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण की तरह, इसके वजह से गर्म होता है। कैसे होता है? देखिए, सूर्य से जो किरण आती है वो शॉर्ट वेव्स होती है। ठीक है, और वो वायुमंडल को सीधे गर्म नहीं करती, वो पहले आके पृथ्वी से टकराती है और पृथ्वी को गर्म करती है। ठीक है, फिर पृथ्वी से एक वेव निकलता है जिसको दीर्घ तरंग कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं, वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, छोड़ती है, तो जिससे क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्रिएट होता है और इसी के कारण जो है हवा यानी पूरा वातावरण जो है गर्म हो जाता है। समझ गए? तो कारण क्या है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो 8 जिलों से लगता है और झारखंड भी 8 जिलों से लगता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है बराबर पे, पश्चिम बंगाल थोड़ा कम है, इसलिए क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी आंसर होगा। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन जिलों से लगता है झारखंड का। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का आप लोग देख लेंगे मैप के ऊपर, आप लोगों का ये ड्यूटी रहा। बाकी झारखंड का मैं बता देता हूँ, एक तो रोहतास से, औरंगाबाद से, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, समझ गए? तो 8-8 जो है जिलों से लगता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर, मिर्जा चौकी जो है वहां से स्टार्ट होता है झारखंड का
बॉर्डर, समझे। तो मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे, यानी मिर्जा चौकी से पहले कौन सा रेल मार्ग जो है वो बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो वो है पीरपैंती रेलवे स्टेशन ए, समझ गए। तो भागलपुर से साहिबगंज झारखंड जाने वाली जो रेलखंड है वो उस पर जो है पीरपैंती पड़ता है, बिहार का आखिरी बड़ा स्टेशन पड़ता है। इसके तुरंत बाद जो है मिर्जा चौकी स्टेशन जो झारखंड राज्य की सीमा वहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए नहीं जाते, मतलब ऐसा हुआ था कि अभी न्यूज़ में था, उस समय न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये तीनों बात जो है वो सच है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर और कहता है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी जो है फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे लीलाजन और सोन नदी से मिलके बनती है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं मोहाना और लीलाजन नदी से बनती है। तो असल जो है बहुत गहराई से अगर इसको देखेंगे तो मोहाना और लीलाजन नदी से मिलके बनती है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि फाल्गु नदी जो है दो छोटी पहाड़ी नदी है, लीलाजन जिसको निरंजना भी कहते हैं, अब मोहना के दोनों के आपस में मिलने से बनते हैं, इसलिए विकल्प सी जो है वही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 108, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो बताइए, इसका आंसर दे दीजिए, मिठाई खिलाऊंगा। बी, बहादुरगंज, ठीक। बिहार का इकलौता जिला है किशनगंज, अपनी चाय की खेती के लिए जाना जाता है। किशनगंज के बहादुरगंज और पोठिया प्रखंडों में सबसे पहले व्यावसायिक रूप से चाय के बागान लगाए गए थे, क्योंकि इसकी जलवायु दार्जिलिंग से मिलती जुलती है। देखिए, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर किशनगंज होता तो और बहादुरगंज ना होता तो किशनगंज मानते, ठीक है। वैसे पूछ रहा है कि किस स्थान पर, इसलिए एकदम स्पेसिफिक आपको स्थान जानना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है, आपको डीप पढ़ना जरूरी है, सिर्फ जिला पर से नहीं होगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या है, ए सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ठीक है। तो आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में चुनना है, तो मतलब कम से ज़्यादा क्यों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इन तीनों जिलों में सबसे कम वृद्धि दर सिवान में हुई थी 22.7%, ठीक। उससे ज़्यादा किशनगंज में 30.4%, और इन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मधेपुरा में हुई है 31.1%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। बताइए। ए अनाज आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि उद्योग, दाल उद्योग, गन्ना उद्योग तो उतना ज़्यादा है नहीं, अनाज आधारित उद्योग। तो बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, जहां मक्का, चावल और गेहूं का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इसी कारण यहाँ कृषि उद्योगों में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, अनाज आधारित उद्योग की। इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे राइस मिल है, फ्लोर मिल है, ठीक है, फ्लावर मिल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 111, और 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बहुत लोगों ने जेबरा मार दिया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। काली पट्टियों का एक घोरा नहीं, कम चमक वाला एक घोरा ऐसा बनेगा, ठीक है। क्यों कम चमक होगा, ठीक। जब लेंस पर जो है काली पट्टियां बनाई जाती हैं तो लेंस का कुछ हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और वहाँ से प्रकाश जो है लाइट पर मतलब प्रकाश पर यानी लाइट पर जो है कुछ भी नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, ठीक है। तो लेंस के बचे हुए साफ हिस्सों से जो है आने वाली किरणें क्या होती हैं, रुक जाती है, पूरी छवि नहीं बनाती है घोरे की। इसीलिए क्या होता है, इतना सा फर्क पड़ने की वजह से कम चमक वाला एक घोरा दिखाई देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की
जो पिच है, तीक्ष्णता की जिसको कहते हैं, तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि का वेग? नहीं, ये ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी द्वारा जो है लिखी जाती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है, तो ई होगा आंसर। ठीक, चलिए, तो ध्वनि का जो तीखापन है या भारीपन होता है, जैसे बच्चों या महिलाओं की पतली आवाज़ होती है, पुरुषों की भारी होती है, सीधे तौर पर उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो है ही नहीं फ्रीक्वेंसी दिए गए विकल्प में, तो समझ गए क्या होगा आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए सही आंसर। सही आंसर है ए, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक, डिजिटल अनुप्रयोगों, सोलर पैनलों और लाइट सेंसिंग सर्किट में सबसे ज़्यादा फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को सीधे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, जिससे वोल्टेज जो है वो सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, यानी वोल्टेज सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इसी कारण जिन्हें डिजिटल सिस्टम आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बताइए। कर्षण यानी ड्रैग, सर्पी घर्षण, रोलिंग घर्षण, किसमें? सी, रोलिंग घर्षण में। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो मशीनों या पंखों के घूमने वाले जो हिस्से में रगड़ जहाँ पे होता है, घर्षण जो होता है, उसको कम करने के लिए छोटी छोटी जो है उसमें लोहे की गोलियाँ यानी बॉल बेयरिंग, ठीक है, बचपन में आपने देखा होगा लोहे की गोली, ठीक, वो लगाई जाती है। यह बेयरिंग जो है सरकने वाले या रुके हुए जो घर्षण होता है, रोलिंग होता है, लुढ़कने वाले, उस घर्षण मतलब लुढ़कने वाले घर्षण में इसको बदल देता है। चूँकि लुढ़कना घसीटने से बहुत आसान हो सकता है, इसीलिए ऊर्जा का जो है नुकसान कम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? सही उत्तर है सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक, तो न्यूटन का गति है दूसरा, मतलब न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है F बराबर कोण P बाई कोण T। ठीक, इसके अनुसार हाथ पीछे खींचने से गेंद को रोकने का समय जो है वो बढ़ जाता है। समय बढ़ने से गेंद के संवेग परिवर्तन की दर धीमी हो जाती है, जिससे हाथों पर लगने वाला बल यानी जो झटका है वो बहुत कम हो जाता है और चोट नहीं लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो बताइए, बीटा किरण, अल्फा किरण, कैथोड किरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो आंसर है बी, अल्फा किरण। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव क्षय जिसको डीके कहते हैं, मतलब जब डीके होता है रेडियो एक्टिव का, तो उसके दौरान जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण निकलते हैं। अल्फा कण, यह हीलियम नाभिक यानी He2+ होता है, यानी पॉजिटिव कण होता है जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है। बीटा कण, इस पर ऋणात्मक यानी निगेटिव आवेश होता है। और कैथोड किरणें, ये भी इलेक्ट्रॉनिक की धारा है, इस पर ऋणात्मक कण होता है। ठीक, तो आंसर क्या था हमारा? बी, पॉजिटिव किस पे होता है? अल्फा कण किरण पे। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। ठीक,
तो जब भी कोई वस्तु किसी गोल रास्ते या सर्किल पर घूमती है, ठीक है, तो उसे केंद्र यानी सेंटर की तरफ खींचने वाला जो एक बल काम करता है, जिसको केंद्राभिमुखी यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, बिना इस बल के कोई भी चीज सीधे रास्ते से मुड़कर गोल चक्कर नहीं काट सकती। जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक है, तो एक बल काम करता है, इसी को अभिकेंद्री बल कहते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? बताइए। सी, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ठीक है। तो जब जो दो सतहें जो है आपस में रगड़ खाती हैं, तो उनके बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन काम करता है। यह घर्षण बल वस्तु की चाल यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को रोककर उसे उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल देता है। जैसे सर्दियों में दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे आपस में, तो क्या होगा, हाथ गर्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रहे हैं, ठीक है, समझ गए, एग्जाम्पल दे दिया। आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मुड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? बताइए। जैसे ही दाएं मुड़ेंगे तो बाएं झुकेंगे, तो बी इसका जो है आंसर है। तो ये न्यूटन के गति के पहले नियम यानी दिशा के जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। जब बस अचानक दाईं तरफ मुड़ती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो है वो बस के संपर्क में है और मुड़ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है अपनी स्थिति सीधी दिशा में ही रहने की कोशिश करता है। इसी कारण हम विपरीत दिशा में यानी बाईं ओर, लेफ्ट ओर फेंक दिए जाते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? बताइए। तो वो कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार यानी स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाने का काम करता है। तो इसे संगीत की भाषा में ट्यूनिंग कहते हैं। सितार का तार कसने या ढीला करने से उसकी कंपन करने की जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो बदलती है। वादक इसीलिए मिलाता है ताकि उसकी आवृत्ति जो है वो ऑर्केस्ट्रा के बाकी यंत्रों जैसे तबला, हारमोनियम की आवृत्ति से मैच कर सके और एक सुरीली ध्वनि, ठीक है, रेजोनेंस पैदा हो, न कि बेसुरा शोर। समझ गए? तो 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है क्या? बताइए। मिट्टी का तेल भाई, केरोसिन। समझ गए? तो जिस पदार्थ का आकार यानी शेप निश्चित नहीं होता है, आयतन यानी वॉल्यूम निश्चित होता है, उसे लिक्विड कहते हैं। समझ गए? तो क्रिप्टन एक गैस है, ना आकार निश्चित है ना तो आयतन निश्चित है। कार्बन क्या है कि स्टील यानी ठोस है, तो दोनों निश्चित है। मिट्टी का तेल क्या है? द्रव है, जिस पर बर्तन में डालेंगे तो क्या होगा? आकार ले लेगा। इसलिए उत्तर क्या है? बी। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ धातु ऑक्साइड, एसिड और कुछ जो है वो क्षार के साथ यानी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। उन्हें एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बताइए। उभयधर्मी जो ऑक्साइड है उसके उदाहरण क्या है? बताइए। अब जब आपको याद रहेगा तभी आप मतलब फॉर्मूला याद रहेगा तभी। तो Al2 जो ए जो है ऑप्शन वही सही है, Al2O3 और ZnO। तो ज्यादातर जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, ऐसे अनोखे ऑक्साइड हैं जो एसिड और क्षार यानी बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके लवण और जल बना सकते हैं। इसी दोहरे स्वभाव के कारण इन्हें एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी कहा जाता है। समझ गए?
चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? पता तो होगा, बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। तीनों तीनों करती है, तो आंसर क्या होगा? डी। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाला जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी की है, लेकिन इसके साथ ही मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O भी वातावरण में गर्मी को रोककर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। क्योंकि तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसीलिए उत्तर क्या होगा? डी। समझ गए ना? चलिए 124 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एसिड धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। अम्ल जो है वो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? बस इतना सा बात पूछा और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो मुक्त करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो जब भी कोई एसिड जो है किसी धातु कार्बोनेट से, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ क्या होगा? सॉल्ट होगा और पानी होगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस गैस की पहचान यह है कि यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। समझ गए? चलिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि HOOCCOOH को कौन सा एसिड कहा जाता है? बताइए। इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इंग्लिश में ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं लोग, ठीक। तो ऑक्सैलिक एसिड, तो HOOCCOOH जो है इसे C2H2O4 भी कहते हैं या लिखते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है इसका रासायनिक सूत्र यही है, C2H2O4। यह प्राकृतिक रूप से टमाटर और पालक जैसी चीजों में पाया जाता है और कपड़ों से जंग या स्याही के दाग हटाने में काम आता है। समझ गए? चलिए, तो अगली बार जब जंग या स्याही का दाग लग जाए कपड़ों पे तो टमाटर से या पालक से रगड़ दीजिएगा, ठीक है, छूट जाएगा। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसूत जल है और अन्य 2 में, एक में क्या है? अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? बताइए। सिंपल है यार, लाल लिटमस जो है वो नीला होता है क्षार के कारण, बेसिक के कारण। तो क्या होगा? बी आंसर होगा। लिटमस पेपर का एक सीधा नियम है कि जो क्षार है वो हमेशा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रखने का ट्रिक यही है कि ब से बेस, अब ब से ब्लू। समझ गए? वहीं जो एसिड है यानी अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और आसूत जल यानी उदासीन, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? लिटमस पर कोई असर नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 127 नंबर और कहता है कि एसिटिक एसिड जो है उसकी गंध किसके समान होती है? बताइए। तो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे सिरका भी है, तो सिरका, समझ गए, सिरका के समान होती है। तो एसिटिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला? CH3COOH, ठीक है। तो इसके 4 से 7% पतले घोल को ही हम सिरका कहते हैं, जिसका इस्तेमाल चाउमीन या अचार में खटास के लिए किया जाता है। इसीलिए इसकी गंध बिल्कुल तीखे सिरके जैसी होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि शुष्क HCl, ठीक है, HCl ही है, तो शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो सही उत्तर क्या है? बी, ठीक है, कि कोई H3O+ वाला आयन जो है वो मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल जो है H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, इसीलिए। तो कोई भी एसिड जो है अपना अम्लीय व्यवहार यानी एसिडिक नेचर जो है, रंग बदलना तभी दिखाता है जब वो पानी के संपर्क में आकर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी H+ या H3O+ छोड़े। चूंकि गैस भी सूखी है, ड्राई है, और लिटमस पेपर भी सूखा है, इसलिए पानी न होने के कारण क्या होगा? आयन नहीं बन पाते और लिटमस का रंग जो है वो नहीं बदल पाता है। समझ गए?
चलिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विषम का पता लगाइए, यानी फाइंड द ओड वन आउट। बताइए तो विषम कौन सा है? सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना। सही उत्तर है ई। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे प्रश्नों में जो है विषम का मतलब होता है कि जो बाकी से अलग हो। ठीक है, यानी एक से दूसरा मतलब डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सीमेंट का जमना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, कोयले का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, और फल का पकना भी एक अस्थाई रासायनिक बदलाव है। तो चूंकि तीनों जो है वो केमिकल चेंज के कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ई। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास समान डिग्री कठोरता? बिल्कुल भी नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती? बिल्कुल भी नहीं। अब तीनों नहीं है तो क्या आंसर होगा? ई। ठीक है, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों कार्बन के क्या है? अपर रूप है, यानी एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही अलग होती है। हीरा जो है वो क्रिस्टल संरचना यानी चतुष्फलकीय होता है, इसको sp3 भी कहते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है वो षष्ठकोणीय होता है, sp2। तो कथन एक तो गलत होगा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है, तो बी भी गलत। ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है, कंडक्टर कहते हैं, लेकिन हीरा क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, इसलिए सी भी गलत। समझ गए? बाकी इनका रासायनिक गुण जो है वो समान होता है, दोनों जल कर क्या बनाते हैं? अगर दोनों को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बाकी भौतिक गुण जो है वो अलग है। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ठीक है, तो ये इसका आंसर है बी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा बढ़ने के कारण। ठीक है, तो होता क्या है कि जो रंध्र है, स्टोमाटा है, वो पानी की जब इसमें पानी जाता है, ठीक है, पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें पानी जाता है, उसको रंध्र कहते हैं, तो वो फूल जाता है। ठीक है, द्वार कोशिकाएं भी होती हैं दोनों तरफ। ठीक से समझाता हूँ। ठीक, पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनके दोनों तरफ क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं, जिसको हिंदी में द्वार कोशिकाएं कहते हैं। जब इन कोशिकाओं में पानी अंदर चला जाता है तो ये कोशिका क्या करते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं पानी के कारण, और रंध्र का जो दरवाजा है, रंध्र जो है यानी छेद जो है वो खुल जाता है। जब पानी फिर बाहर निकल जाता है, सूख जाता है, तो ये फिर से चिपक जाते हैं और रंध्र जो है वो बंद हो जाता है, यानी स्टोमाटा बंद हो जाता है। इतनी सी बात है। ठीक, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग धरे, यानी रंग पूछ रहा है। ठीक है, वेवलेंथ को अवशोषित करता है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर है सी, लाल और नीले रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसमें क्या है? सूर्य की रोशनी आती है और लाल जो है और नीला रंग जो है उसमें से क्या होता है? अब्जॉर्ब कर लिया जाता है पौधे के द्वारा, और हरा रंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी रिफ्लेक्शन के कारण हमको कोई भी पेड़ या पौधा जो है हरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसकी पत्तियां हरी दिखती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ठीक है, पूछा है नहीं है, तो ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता कहलाता है, पर्ण विड़ंत पत्ती को तने से जोड़ता है, तो ये तीनों बात जो है वो सही है। तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर कहता है कि सक्शन पुल, यानी सक्शन पुल मतलब यानी खिंचाव, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पी रहे हो तो खींच रहे हैं। ठीक, तो सक्शन पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो कारण है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या? बी, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक, चलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक, जब पत्तियों के स्टोमाटा से पानी भाप बनकर उड़ता है, यानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, तो वहां एक खाली जगह जो है बच जाता है। तो फिर क्या होता है? उसी खाली जगह के कारण खिंचाव आता है, खिंचाव पैदा हो जाता है। जैसे हम
स्ट्रॉ लगा के पानी पीते हैं या चाय पी, मतलब समझिए जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। तो वैसे ही खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के कारण जो है जड़ से पानी तने के एकदम ऊपरी हिस्से तक, ठीक है, पेड़ के चला जाता है। समझ गए? बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्राकृतिक, ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेशन के योग्य बनाता है। समझ गए क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के एक अनोखे अंग है जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम यानी आरएनए होता है। इसी वजह से ये पूरी कोशिका के विभाजित हुए बिना भी अपनी संख्या खुद बढ़ा सकते हैं, यानी सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी। ठीक, लेकिन बहुत जगह जो इसका आंसर है वो है ए। ठीक, लेकिन होना चाहिए सी, और कहीं कहीं तो डी भी देखने को मिला है। खैर, सी आंसर है। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे कहलाते हैं क्या? तो वो है कार्टिलेज, बी। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियों के अलावा एक लचीला कंकाल यानी उत्तक होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह हड्डियों को जितना कड़ा नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा है जिसको पिना कहते हैं, और नाक की जो नोक है वो कार्टिलेज की बनी होती है, जिसे आप आसानी से हाथ से मोड़ सकते हैं, इधर उधर मोड़ या मरोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बी इसका आंसर था। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है शैवाल और कवक यानी एल्गी एंड फंगस। समझ गए? सी। तो लाइकेन कोई अकेला जीव नहीं है, यह शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगी का सहजीवी संबंध है। इसमें शैवाल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिससे वो खाना बनाता है, और कवक जो है उसे रहने के लिए जगह देता है और पानी भी देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 138, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है कहाँ? बताइए। तो सही आंसर है अधस्तर के साथ एक कोण पर, यानी एट एन एंगल टू द सबस्ट्रेट। तो एनाफिलीज मच्छर जब किसी सतह पर बैठता है तो उसका पिछला हिस्सा जो है ऊपर उठा रहता है, यानी वह सतह के साथ लगभग 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसके विपरीत क्यूलेक्स जो मच्छर है वह सतह के बिल्कुल समांतर, ठीक, पैरेलल बैठता है। बस इतना ही सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस ही पूछा। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है क्या? तो ये आंसर है बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट हमारी श्वेत रक्त यानी WBC का हिस्सा है। इनका मुख्य काम शरीर में घुसने वाले बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना है, उनसे लड़कर शरीर को सुरक्षित रखना है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे बुकलेट का। ठीक है, और हमारी डिस्कशन का भी। तो 140 नंबर, मानव शरीर की मांसपेशियों यानी मसल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है गलत। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करके भी बताइएगा या मैं बता दूं? सी, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। ठीक, तो मांसपेशियां क्या केवल जो है सिकुड़ कर यानी खिंच जाती है, पुल हो सकती है, वे कभी भी हड्डियों को आपस यानी वापस अपनी जगह पर धक्का नहीं दे सकती हैं। यही बात गलत है। हड्डियों को वापस लाने के लिए दूसरी विपरीत मांसपेशियां होती हैं, उनको काम करना पड़ता है। क्योंकि सी जो है, कथन सी क्या कह रहा है कि वे धक्का दे सकती हैं, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए, तो डिस्कशन यहीं पे पूरा होता है, और 68वां जो हमारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब आएगा 69वां। ठीक है, तैयार रहिएगा, इसको देख के ख़त्म कीजिए अच्छे से। इस पे देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, आप कितना क्वेश्चन जो है बना पाते हैं। ठीक है, बाकी
ये जब खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग कुछ सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन बनाएंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम जो है मॉडल पेपर जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे मॉडल पेपर के, ठीक है। मैं वो लेके आऊँगा आप लोगों के पास और वो हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। उसके अलावा अगर किसी और तरह की मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं वो चीज़ करूँगा। बाकी प्रिपरेशन में जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं मैं वो अपने हिसाब से इस चैनल पे लाऊंगा। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, ठीक है, अगर आपको डिस्कशन सही लगा तो। ठीक, धन्यवाद।